Hello everyone, welcome you all at Case1 and Digital Classes. In the previous lecture, we have discussed about the basic concept of electric current. What is basically electric current? What are the value of current when the charges and time flows charges passes through any conductor in a given particular time, that is I is equals to in general Q upon T. हमने बेसिकली बच्चे क्या पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को क्या बोलते हैं, अपन करंट बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग केसेस के बारे में बताया कि अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे एज अ चार्ज क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है। अगर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है बच्चे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इट मींस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। अगर अपन किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सर्किट है और यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये हमारे पास है बच्चे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए कोई नया नहीं है, बट अभी हम उसको सबको मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं। जितनी भी चीजें आपने 10th में पढ़ी है, जितने भी इक्वेशंस आपने 10th में पढ़े हैं, चाहे जूल सीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा है, चाहे आपने 10th क्लास में सोलेनॉइड पढ़ा है, टोरॉइड पढ़ा है, या रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े, उन सभी चीज़ों को अपन 12th क्लास में मैथमेटिकली डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये बैटरी है हमारे पास में, तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपसे करंट का डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अगर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो चार्ज के अलोंग करंट का डायरेक्शन होगा, है ना, जिसको अपन कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सपोज करो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग होगा। सपोज करो कंडक्टर के अंदर हमारे पास में ये सिचुएशन है कि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है और इसका फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस करंट को कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं बच्चे। यहाँ पे जो करंट हमें मिलता है अगर पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से है तो इसको अपन कहते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बच्चे कन्वेंशनल करंट। तो ये एक्चुअली में कुछ अलग नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा तो चार्ज के अलोंग ही हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है तो नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। अगर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो यही हमारा करंट का डायरेक्शन है। बात तो वही है, लेकिन अगर सर्किट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल हायर होता है और नेगेटिव पोटेंशियल हमारा कम होता है। तो आप क्या कहोगे, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा। और जैसे वाटर का फ्लो देख लो आप, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। जैसे प्रेशर का फ्लो होता है तो प्रेशर का फ्लो कहाँ होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। जैसे हीट का फ्लो होता है तो हीट का फ्लो कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इन द सेम मैनर करंट के फ्लो को कौन डिसाइड करेगा, तो पोटेंशियल डिसाइड करेगा बच्चे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से है। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हमारे पास में दे दे, ये हमारे पास में 8 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मान लो बैटरी को हमने यूं लगा रखा है, बैटरी को हमने यूं लगा रखा है माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो किधर होगा बच्चे, करंट का फ्लो हमारे पास में इस डायरेक्शन में होगा, यानी करंट हमारे पास में सर्किट में यूं फ्लो करेगा। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो करंट का फ्लो किधर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसके बाद हमने बच्चे करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जनरल डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया कि करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। इसके बाद में मैंने करंट डेंसिटी की बात की थी आपको। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन का, जो आपके पास में क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन करंट और करंट डेंसिटी के ऊपर, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा। मान लो एन इलेक्ट्रॉन बीम having
aperture having aperture of 2 millimeter square, an electron beam having aperture of 2 millimeter square। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, the number of electron passes through the beam is, सपोज कर लेते हैं the number of electron passes through the beam is, let us suppose the number of electron is 6 into 10 raised to the power 16 during time interval of 1 second, then calculate। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ, then calculate the first part is what, electric current, and second part is what, current density, और B part क्या है हमारे पास में, current density। ये है बच्चे हमारे पास में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई एपर्चर है इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब द रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कहीं भी बीम, जैसे अल्फा पार्टिकल का बीम हो, बीटा पार्टिकल का बीम हो, या बीम ऑफ गामा पार्टिकल, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ प्रोटॉन। बीम का मतलब होता है जिसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो। सपोज करो ये हमारे पास में एपर्चर दिया, एपर्चर का मतलब आपके पास में एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखो यहाँ पे 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से बच्चे चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, डेल्टा एस से, सरफेस एरिया। एपर्चर को ही क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू क्या होता है बच्चे, डेल्टा क्यू होता है बच्चे n इंटू ई। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन से आप देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन बीम है तो, अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का बीम होता तो वहां पे आप क्या करते, वहां पे आप चार्ज के बदले क्या लिखते, 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज होता है, समझ रहे हो ना आप। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2 हीलियम फ्लोर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बीम ही गिवन है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चे, एक बार देखो यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास में दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं डेल्टा एस से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये है बच्चे 2 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 2 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो आप देखो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर नीचे आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 टू द पावर -3 मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। ये किस में आ गया बच्चों, ये हमारे पास में मीटर स्क्वायर के अंदर आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बच्चे क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को। हमें किसको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो हियर इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, अगर अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि ना एवरेज और इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा, हमसे जनरल करंट पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। और Q क्या होता है बच्चे, टोटल चार्ज होता है, या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप चाहें तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कर ले। तो डेल्टा Q या Q के बदले क्या लिख सकते हो आप, क्वांटाइजेशन यूज कर सकते हो, दैट इज n इंटू ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब टाइम की बात कर लें एक बार, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, मतलब टाइम हमारे पास में क्या है, 1 सेकेंड ही है। तो टाइम के बदले क्या पुट कर दोगे आप, 1 सेकेंड पुट कर दोगे। अगर n की बात करें तो n हमारे पास में क्या है,
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास में n क्या है, देखो आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द बीम इज 6 × 10 टू द पावर 16। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा 6 × 10 टू द पावर 16। अगर आप इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज वी ऑलरेडी नो इज 1.6 × 10 टू द पावर -19। और अगर अपन टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हमारे पास में बच्चे क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम क्या हमारे पास में 1 सेकेंड। तो अपन ने क्या किया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में जो गिवन था दिस वैल्यू को पुट किया। देखो 6 × 10 टू द पावर 16 ये n की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू है, टाइम हमारे पास 1 है। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 × 1.6 वैल्यू क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा बच्चे 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 16 10 टू द पावर 19। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3। वैल्यू क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर -3 and this is the value of electric current. So answer is in what? Answer is in ampere. तो हमारे पास में बच्चे करंट की वैल्यू क्या आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है 9.6 into 10 raised to the power -3 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.6 into 10 to the power -3 एम्पियर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि करंट डेंसिटी बताओ बच्चे। तो करंट डेंसिटी क्या होगा, देखो आप यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी इज, अगर आप देखें यहाँ पे तो करंट डेंसिटी हो जाएगा J इज इक्वल टू व्हाट, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I अपॉन डेल्टा S, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट तो हम अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और सरफेस एरिया यानी कि जो अपर्चर है बच्चे इलेक्ट्रॉन बीम का वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बीम के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हो, डेल्टा एस की वैल्यू को 2 × 10 टू द पावर -6 पुट कर सकते हो। आई की बात कर लें एक बार, तो आई हमारे पास में क्या है 9.6 × 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है 2 × 10 raised to the power -6। तो यहाँ पे अपन क्या लिख लें 2 × 10 raised to the power -6। अगर आप इसको सॉल्व करें बच्चों तो यहाँ पे आप देखेंगे 9.6 अपॉन 2 दैट इज 4.8 × 10 टू द पावर -6 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो +6 हो जाएगा। तो 6 - 3 इज इक्वल टू व्हाट 3। और क्योंकि ये करंट डेंसिटी है तो गौर से देखो, तो करंट के लिए एम्पियर आएगा, एरिया के लिए क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में करंट और करंट डेंसिटी की दोनों की वैल्यू बच्चे आ चुकी है। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकैप कर दूं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम का अपर्चर 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। अपन ने क्या करा मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया, यानी 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। और जब अपन स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में एक तो करंट पूछ रहा है कितना करंट फ्लो करेगा उस क्रॉस सेक्शन से। तो करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो चार्ज के लिए हमने क्या यूज किया, चार्ज के लिए बच्चों हमने क्वांटाइजेशन यूज किया, क्योंकि ये हमने बच्चे फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई E। n क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को अपन ने इलेक्ट्रॉन चार्ज को यहाँ पे पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू क्या मिल गई हमें 9.6 × 10 raised to the power -3 एम्पियर। एंड व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होगा करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू को पुट कर दो। एरिया जो है वो अपर्चर का क्रॉस सेक्शन होगा, तो एरिया की वैल्यू को आप पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा करंट डेंसिटी। और डेंसिटी की बात कर रहे हैं मतलब करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट के लिए यूनिट क्या आ जाएगा एम्पियर और एरिया के लिए यूनिट क्या मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज 4.8 × 10 raised to the power 3 मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट स्पीड। अपन समझेंगे बच्चे यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड को, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज द टॉपिक ड्रिफ्ट स्पीड।
ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। इसके डेरिवेशंस या थ्योरी या आपके इसके स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या आपसे इसका मतलब पूछ सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या है। तो ड्रिफ्ट स्पीड तो हम बाद में समझेंगे, पहले तो हम ये समझें कि ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो, अगर आपने कभी ड्राइविंग की है, अगर आपने कभी बाइक ड्राइव किया है या कभी कार ड्राइव किया है, नहीं भी किया है तो आपने मूवीज में जरूर देखे होंगे कि कई बार जो अपन ड्राइव करते हैं और अगर मान लो अपन ने ब्रेक का बैलेंस सही से नहीं लगाया, सपोज करो आप केवल आगे वाले व्हील्स के ब्रेक लगा रहे हो, मान लो आप केवल आगे के ब्रेक लगाते हो तो पीछे वाला टायर क्या होता है, स्किड कर जाता है। कई बार देखा होगा आपने, पीछे वाला वायर क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका मोशन है, लेट अस सपोज दिस इज द मोशन ऑफ योर कार, और लेट अस सपोज दिस इज द मोशन ऑफ योर बाइक। मान लो ये आपके बाइक का डायरेक्शन है, आपने क्या किया, आपने आगे आप काफी स्पीड से बाइक ड्राइव कर रहे थे और आपने दोनों ब्रेक को बैलेंस के साथ नहीं दबाया, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अदरवाइज आपने देखा होगा एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो बाइक स्किड कर जाती है, मतलब स्लिप हो जाती है रोड के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने आगे के ब्रेक को तो लगाया लेकिन पीछे के ब्रेक को नहीं लगाया। तो क्या होगा, आप देखोगे कि बाइक यूं स्किड हो जाती है। कई बार लोग स्टंट करने के लिए जानबूझ करके भी ये दिखाते हैं, खास करके कॉलेज लाइफ में आप देखोगे इस तरह की चीजें कॉमन होती है। तो वहां पे जब आप आगे के ब्रेक को लगा कर कई बार पैर रखते हैं अपन रोड पे और यूं बाइक को एक्सटेंड करते हैं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रिफ्ट। ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में अचानक से जो मोड़ आता है या अचानक से जो टिल्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। आपने अगर ऑनलाइन गेमिंग खेले होंगे तो रेसिंग के गेम्स होते हैं जैसे नीड फॉर स्पीड वगैरह, मैं भी स्कूल लाइफ में खेला करता था इसलिए मेरे को ध्यान है। तो जब आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं स्पीड वाले तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें ड्रिफ्ट रेसिंग का भी ऑप्शन आता है। तो ड्रिफ्ट रेसिंग में क्या होता है, ड्रिफ्ट रेसिंग में आपको गाड़ी को तेज नहीं भगाना है, ड्रिफ्ट रेसिंग में आपको गाड़ी को स्किड करवाना होता है। आप जितनी ज्यादा गाड़ी को स्किड करवा करके फिर भी बैलेंस को मेंटेन रखते हो उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलते हैं और तभी आप वहां पे विनर होते हो ड्रिफ्ट रेसिंग के अंदर। तो बेसिकली ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अंदर या किसी भी व्हीकल के डायरेक्शन के अंदर जो एट द सेम इंस्टेंट जो चेंजेस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट आपको समझ में आ गया। ड्रिफ्ट मींस व्हाट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अगर करंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें ड्रिफ्ट किसका होगा, इसमें ड्रिफ्ट होगा बच्चे इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे जो स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, ये ड्रिफ्ट स्पीड किसका है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। अब एक बार आप इसको डायग्राम से समझिए कि आखिरकार करंट जब फ्लो होता है तो होता क्या है वायर के अंदर। जो आप वायर घर में देखते हैं, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और वाट एवर दी इलेक्ट्रिसिटी वायर इज यूज, जो भी कंडक्टिंग वायर होते हैं उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हमें पता है कि कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कंडक्टर के पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हमें सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। कई बार लाइट चली जाती है उसके बाद में बल्ब ग्लो नहीं होता, या फिर हमारा टेलीविजन काम नहीं करता, या कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता बिना करंट का। मोबाइल की भी बैटरी डिस हो जाए तो भी मोबाइल काम नहीं करता। जबकि हम सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक कंडक्टर है, फैन भी एक कंडक्टर है, और जो हमने वायर लगा रखा है वो भी एक कंडक्टर है। इन सबके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमें बाहर से करंट देने की क्यों जरूरत पड़ती है। ये समझने की बात है बच्चे। आप यहाँ समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हाई होती है। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात कर लूं, चाहे आप कॉपर ले लो, फेरस ले लो, इन सब के पास में वैलेंसी होती है +1 +2 +3। आपने देखे भी होंगे कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। तो जैसे इन सबके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी होगा बच्चे, जो इंसान फ्री होता है वो क्या करता है, वो इधर उधर भटकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, अभी तो कोविड का सीन चल रहा है, लेकिन नॉर्मल डे में अपन घूमते फिरते रहते हैं अगर अपन फ्री रहते हैं तो। लेकिन अगर जो बिजी इंसान है उसके पास में घूमने का टाइम नहीं है। इन द सेम मैनर अगर मान लो अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमता है कंडक्टर में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको साइंस में अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है कंडक्टर के अंदर, रैंडम मूव करता है। रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर से इधर मूव करेगा,
कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर मूव करेगा, फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, यानी कि और लेकिन एट द सेम इंस्टेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर बच्चे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अपन मोल्स में काउंट करते हैं, मतलब काउंट तो कर ही नहीं सकते, उसको अपन मोल्स में मेजर करते हैं, समझ रहे हो बात को आप, इलेक्ट्रॉन को। और मोल्स की वैल्यू आप सबको पता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट के इक्वल होती है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब ये एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर में होता है। अब होगा क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन रैंडमली अपन ये मान के चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं कंडक्टर में जनरली, कंडक्टर में जनरली। यानी कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन की बात करें, अगर अपन नॉर्मली किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, ऑन एन एवरेज सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर अपन बात करें, ओवरऑल अगर चार्ज की बात करें, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो क्रॉस सेक्शन से क्या पास होगा, जीरो। और अगर क्रॉस सेक्शन से चार्ज हमारा जीरो पास होगा, तो बच्चों हमें पता है कि अगर ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया तो करंट क्या होगा, जीरो। इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी क्या होता है, करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अब इसको आप एक डेली लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास ब्रेन भी होता है, दिमाग तो है ना आपके पास, बिल्कुल है, आपके पास में बुक्स हैं, नोटबुक हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, सब कुछ है आपके पास, पेन पेंसिल सब कुछ है, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि टीचर आपको अलाइनमेंट देता है। अगर साइंस के शब्दों में समझें तो टीचर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाता है कि हाँ बच्चे आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, आपको इस तरह से टॉपिक को कवर करना चाहिए, आपको इस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। क्या आप बात को समझ रहे हैं? तो टीचर आपको क्या देता है, अलाइनमेंट देता है, जिससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ता है पढ़ाई पे, जिससे आप क्या करते हैं, टॉपिक को के ऊपर फोकस कर पाते हैं, उसे आप समझ पाते हैं। इन द सेम मैनर अगर मैं इसको कंडक्टर से कंपेयर करूं, तो कंडक्टर के अंदर तो पहले से इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, बाहर से इसको सप्लाई दिया। तो ये जो बाहर वाला सप्लाई है ये क्या करता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को अलाइनमेंट देता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देता है। पहले जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे वो क्या होंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे अगर कोशिश करेंगे तो, यानी कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं दिया तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं दिया हमने कंडक्टर के अंदर, तो उस टाइम पे बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन से टोटल चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने चार्ज लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही चार्ज राइट से क्या जाते होंगे, लेफ्ट में। तो ओवरऑल चार्ज हम क्या ले लेते हैं, जीरो, और करंट क्या ले लेते हैं अपन, जीरो। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब अपन बात करते हैं किसकी, जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देते हो तो हमने ये पढ़ा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ड्रिफ्ट करवा देता है। ड्रिफ्ट क्यों करवा देता है, एक बार आप देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन की वजह से, अपनी खुद की एनर्जी की वजह से इधर जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे बच्चे कई बार क्लास में बातें करते हैं, टीचर क्या करता है उसको, टीचर उसको बार बार पॉइंट आउट करता है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, उसको वापस खींच के पढ़ाई में लेके आता है, फिर बच्चे बात करने लग जाते हैं, फिर उसे वापस टीचर कहाँ करता है, क्लास में कहता है फोकस ऑन दी बोर्ड, बोर्ड पे फोकस करो, क्यों बातें कर रहे हो। मतलब टीचर बार बार बच्चों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। इन द सेम मैनर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे जा रहा था इसको, इसके डायरेक्शन को ये चेंज कर देगा। अब ये क्यों चेंज करेगा, तो ये हमें पहले से पता है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन मूव करने से पहले ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, इसका मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। मैंने क्या कहा आपको, कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां भी एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिससे ये क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा, मतलब इसके बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन होने के बाद में वापस ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, और ये डायरेक्शन किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस फेनोमेना को ड्रिफ्ट बोलते हैं अपन, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट।
यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन when an external electric field is provided to the electric conductor। यानी कि जब कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट मतलब चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहते हैं। और मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया कि बाइक आप चला रहे हो, आपने आगे वाले ब्रेक को लगाया, पीछे वाली व्हीकल का जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो स्किड हो जाएगा, वो अचानक अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी होता है, इलेक्ट्रॉन आगे गया, टकराया, और टकराने के बाद में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो जाएगा इसका, और कोलिजन होगा तो फिर से ये अपने डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये आ गया, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इधर मूव कर गया। फिर सपोज करो कोलिजन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इधर मूव कर गया। सपोज करो फिर से कोलिजन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इधर मूव कर दिया। मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, कोलिजन होने के बाद में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा, सपोज करो मान लो गलती से आपका किसी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या एक्सीडेंट होने के बाद आप ये देखोगे कि मुझे लेफ्ट साइड से उठना है या राइट साइड से रोड से? जहां भी आपको मौका मिलेगा उधर से आप खड़े हो जाओगे, सीधी सी बात है। आप वापस से बैक बाउंस करने की कोशिश करोगे, फिर से खड़े होकर के चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करोगे, अगर आप ठीक ठाक सही सलामत हो तो, है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितनी वेलोसिटी से आप ड्राइव कर रहे थे, उसके ऊपर कोलिजन का इंपैक्ट डिपेंड करेगा। इन द सेम मैनर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का इंपैक्ट इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड टकराने से पहले कितनी थी। क्या आप बात समझ रहे हो? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। लेकिन अब हमारे पास में लाखों इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो सबकी स्पीड तो हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक एवरेज स्पीड मान लिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the conductor when an external electric field is applied on it। जब किसी कंडक्टर के ऊपर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, उस केस में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the conductor in presence of external electric field, in presence of external electric field is known as ड्रिफ्ट स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। वैसे बच्चे मैं आपको बताऊं, कई जगह आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, रेफरेंस बुक में भी मैंने देखा है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहना इसे 100% सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। लेकिन अगर बाई एनी वे अगर एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पूछे तो आप डेफिनेशन यही लिखोगे। मैंने आपको बता दिया इसको वेलोसिटी कहना क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का बच्चे, वो बार बार चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी तो वेक्टर है, और वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। हाँ, आप इसे स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वहां पे आप डायरेक्शन चेंज करने की आपके पास में अनुमति है। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारा क्या है? स्केलर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, एग्जाम में अगर पूछता है कि अगर आपसे कि स्पीड की बात ना करके आपसे वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, तो वेलोसिटी के लिए आपके पास वैल्यू सेम होने वाली है, डेफिनेशन आप वही लिखोगे, यानी द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the conductor in presence of external electric field is known as what? Is known as drift speed। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके डेफिनेशन डेरिवेशन सेक्शन पे चलते हैं। मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है? यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन टाइम ले रहा है टाउ, द एवरेज कोलिजन टाइम। अब आप देखो, जैसे कि अगर मान लो आप किसी से टकराते हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टकरा जाओ, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी से आपका कोलिजन होता है तो आप कोलिजन होने के बाद क्या करोगे, खुद को थोड़ा रिलैक्स करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में फटाफट से कोई खड़ा हो जाता है, भाई 2-4 मिनट तो उसको समझने में लग जाता है कि भाई आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इन द सेम मैनर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जब भी अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो रिलैक्स होता है थोड़ी देर अपने मोशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो रिलैक्स वाला जो टाइम है दो कोलिजन के बीच में, इसको बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे देखो, लेट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को बच्चे अपन एवरेज कोलिजन टाइम भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को अपन एवरेज कोलिजन टाइम भी बोलते हैं। लेट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो लगातार कोलिजन के बीच में हमने क्या ले लिया, टू सक्सेसिव कोलिजन इज टाउ। हमने क्या मान लिया बच्चे, टाउ मान लिया। एंड the displacement covered between two collision, and the displacement covered between two collision, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा उसके बीच की दूरी को L मान लेते हैं। The displacement covered between two successive collision is between two successive collision is L, collision is L। हमने क्या मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, ये L कवर कर रहा है। जैसे यहां से निकला तो यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, मान लो L डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। मान लो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, L डिस्प्लेसमेंट लिया है। एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया, यहां पे जाके टकराया। अब टकराने के बाद रुकेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई भी चीज अगर स्ट्राइक होती है तो वो फॉर ए वाइल ही सही, लेकिन वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद में वापस से वो चलना शुरू करेगी। तो अब अगर मान लो अपन लगाते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर मान लो यहाँ पे बच्चे क्या लगाए अपन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, एस इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम सबको पता है, 11th क्लास से हमने 50 बार इसको पढ़ रखा है। एस क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब इलेक्ट्रॉन इनिशियली स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, सिंस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे, रेस्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। s की वैल्यू क्या, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिया अपन ने, l लिया है। तो s के बदले क्या पुट कर दोगे, l, u 0 है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a ऑन। ये जो टाइम है बच्चे, दो सक्सेसिव कॉलिजन का जो टाइम है, जिसको मैंने क्या कहा, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, टाउ से। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ a इंटू टाउ स्क्वायर, हाफ ऑफ a इंटू टाउ स्क्वायर। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल गई है। ये हमने बच्चे एवरेज डिस्प्लेसमेंट ले रखा है L। तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, फिर यहाँ से कहाँ गया, ये यहाँ पे। तो यानी कि एक एवरेज डिस्टेंस L ले रहे हो आप, तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ गया, फिर इसके बाद में यहाँ टकराया। मतलब एक कोलिजन के बीच में आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये 12 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। क्या आप बात समझ रहे हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर्ड की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब एक बार यहाँ टकराया, फिर उसके बाद कहाँ टकराएगा, यहाँ पे। तो पहले यहाँ टकराया था, तो एक कोलिजन में जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, ट्वाइस ऑफ L, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L। और L की वैल्यू क्या कैलकुलेट करा बच्चे हमने, हाफ ऑफ a इंटू टाउ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ ऑफ a इंटू टाउ स्क्वायर। ये 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे a इंटू टाउ स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, a इंटू टाउ स्क्वायर, है ना।
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में a इंटू टाउ स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज। तो अगर F की बात करें तो बच्चे F होता है ma। ये कहां से होता है, ये होता है बच्चे न्यूटन्स लॉ से। ये हमें बचपन से पता है, बचपन से तो क्या 11th क्लास से पता है, 11th में हमने पढ़ा है। F इज इक्वल टू क्या होता है ma, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है QE। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर Q कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप A की वैल्यू कैलकुलेट करो तो M कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, E अपॉन M। यहाँ से एक्सेलरेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, E अपॉन M। अब आप बच्चे देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ड्रिफ्ट स्पीड की अगर हम बात करें, अब देखो आप यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड निकाल रहे हैं अपन। नाउ ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, ड्रिफ्ट स्पीड इज Vd इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्या है, a इंटू टाउ स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, a इंटू टाउ स्क्वायर। और टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास में क्या था, मैंने पहले बताया, दो कॉलिजन के बीच में टाइम कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ। तो ये टाउ और टाउ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच्चे इसको टॉर्क बोलते हैं और पढ़ते हैं टाउ। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, बोलते तो टॉर्क है, लेकिन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास में, a की वैल्यू, अब बच क्या रहा है हमारे पास में, a इंटू टाउ। क्या बच गया, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a इंटू टाउ, और a की वैल्यू क्या है, देखो E अपॉन m। एक्सेलरेशन अपन बच्चे पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पे फोकस करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, E अपॉन m। तो क्या अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, E अपॉन m इंटू टाउ। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में बच्चों, दिस वन इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये हमारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया बच्चे, ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की जरूरत है, किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। हमारा जो प्राइम इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपन वेरिएबल को सेपरेट करके लिखें और कांस्टेंट को भी क्या करें, सेपरेट करके लिखें। तो अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, आप सबको पता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि वेरिएबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अपन बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अपन 10 न्यूटन पर कूलम दे दें या 20 न्यूटन पर कूलम दे दें, ये हमारी चॉइस होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वेरिएबल। नीचे क्या है, एम। एम एक्चुअली क्या है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं बात को आप। तो ये मास तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, ये एवरेज कॉलिजन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन के टकराने का जो समय है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ये बच्चे माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, नैनो सेकेंड में हो सकता है, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो टाउ हमारे पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, केवल और केवल वेरिएबल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड Vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन m इंटू में क्या आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, कांस्टेंट जो वैल्यू है ई टाउ m, कांस्टेंट वैल्यू है, सेपरेट करके लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया। तो ये जो कांस्टेंट होता है बच्चे, ये जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट, इस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन मोबिलिटी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट, मोबिलिटी। और इसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। और इस म्यू को क्या बोलते हैं अपन, इस म्यू को बोलते हैं बच्चे मोबिलिटी कांस्टेंट। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल से बना हुआ, मोबाइल का मतलब मूवेबल, जो चलने वाला है। समझ रहे हो बात को आप, जो मूविंग चीजें होती है उसको अपन नॉर्मली मोबाइल भी कहते हैं।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी बोल रहे हैं। द कांस्टेंट इज नोन एज हियर मोबिलिटी। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर रेगुलरली। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, रेगुलरली मूव कर रहा होगा, तो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ये Vd क्या है हमारे पास में, Vd बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड है। ये Vd क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है। ये E क्या है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये E क्या है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर म्यू कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो कि Vd is directly proportional to E. So therefore we can say Vd is directly proportional to E. Vd is directly proportional to E. अब देखो सवाल ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड हमारा जीरो कब होगा, तो जब आप फील्ड को हटा लोगे। आप देखो इस एक्सप्रेशन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दो तो Vd क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि व्हेन electric field is equals to 0, then drift speed is equals to what? Drift speed is equals to 0. अब देखो बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ऐसे दे देंगे कि द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद ऑप्शन दे देंगे Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, Vd is directly proportional to e to the power -1, Vd is directly proportional to e to the power -4। इस तरह के आपके 50 ऑप्शन दे सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड E। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जाओगे आपके इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो भी क्या होगी बच्चे, वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते जाओगे ड्रिफ्ट स्पीड आपकी कम होती जाएगी। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया तो ड्रिफ्ट स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।